गुड मॉर्निंग। दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 समाजशास्त्र के अंतर्गत जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण विषय को आज हम पढ़ेंगे। और जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण कौन कौन से ऐसे कारण रहे जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बने। तो हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था का मतलब है छोटा बड़ा ऊंच नीच, यही जाति व्यवस्था है। और इसमें परिवर्तन के कारण तो स्वतंत्रता से पहले तथा इसके बाद भारत में अनेक ऐसी दशाएं उत्पन्न हुई जिनके प्रभाव से हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था को ऊंच नीच और नियमों में व्यापक परिवर्तन होने लगे। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता से पहले और तथा इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय भी था और आज भी है। लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तन होना प्रारंभ कर दिया गया। या यूँ कह लें, जाति व्यवस्था को परिवर्तन के लिए विभिन्न नियम बनाए गए, विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाया गया और इसमें जो है यह परिवर्तन आज धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित उपनिवेशवादी शासन वह महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुआ जिसके कारण यहाँ जाति व्यवस्था का परंपरावादी रूप बदलने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पहली बार 1931 में सन 1931 में क्या हुआ? 1931 में जनगणना के द्वारा विभिन्न जातियों की सूचनाएं एकत्र की गई। या यूं कह लें कि जो 1931 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना कराई गई, उसमें विभिन्न जातियों का आंकड़ा लिया गया और इसके आधार पर 1935 में एक विशेष कानून के द्वारा बहुत से दलित या अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया गया। कब? 1935 में। उन्हीं दलित जातियों को जिनकी संख्या अधिक थी, उन्हें क्या कहा गया? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। इन दलित जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। पंजाब के कुछ भागों में उन्हें सिंचाई परियोजनाओं में भी काम दिया जाने लगा। इतना ही नहीं है, अब उन्हें सरकारी कार्यों में भी लगाया जाने लगा। और इसके साथ ही शासन के दौरान स्थापित नई शिक्षा व्यवस्था के कारण भी लोगों ने अस्पृश्य जातियों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना आरंभ कर दिया। दूसरी पॉइंट लोकतांत्रिक, पहले पॉइंट थी, इसका परिवर्तन का पहला पॉइंट था उपनिवेशवादी शासन। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। लोकतांत्रिक और
धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। दूसरा पॉइंट है लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इसमें संविधान के द्वारा धर्म, जात और वंश के भेदभावों को समाप्त किया गया और सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। बल्कि क्या किया गया, इसमें जो है धर्म, जाति और वंश, इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। संसद, विधानसभाओं, पंचायतों तथा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलने से जात विभाजन का आधार ही समाप्त हो गया। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में वृद्धि। औद्योगिकरण तथा नगरीय करण में वृद्धि, ये आपका अगला पॉइंट है। इसमें इस व्यवस्था के आधार पर हम यूँ कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण यह इस व्यवस्था में लोगों को अपना जातिगत व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय करने के अवसर मिलने लगे। नगरीकरण के फलस्वरूप जातियों की स्थानीय पृथकता समाप्त हो गई और एक ही क्षेत्र अथवा कॉलोनी में विभिन्न जातियों के लोग एक साथ साथ रहने लगे और इसमें लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ थी वहाँ पे जो काम कर रहे थे विभिन्न जातियों के लोग काम कर रहे थे और ये विभिन्न जातियों के लोग अपने यूँ कह लें जातिगत व्यवस्था या जातिगत व्यवसाय को छोड़कर इस इकाई में काम कर रहे थे, औद्योगिक इकाई में, और इनको रहने के लिए उस औद्योगिक इकाइयों के द्वारा आवास दिए गए और उन आवासों में या उन कॉलोनियों में ये यहाँ के कर्मचारी औद्योगिक इकाइयों के वो साथ साथ रहने लगे और उनके विचारों में परिवर्तन होता चला गया। अगला आता है शिक्षा का प्रसार। चौथा, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के प्रसार में जाति व्यवस्था से संबंधित कपोल कल्पित गाथाओं और अंधविश्वासों का प्रभाव समाप्त होने लगा। ज्यों ज्यों व्यक्ति शिक्षित होता जाता है, आज देखिए हम ये नहीं कहते कि शक्ति नहीं है, कोई शक्ति है, आदि शक्ति है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो विज्ञान का चमत्कार हो रहा है वह विभिन्न प्रकार के जो पिछले हुए हैं, क्या नाम है, धार्मिक विश्वास या यूँ कह लें जो आडंबर थे, वह धीरे धीरे उनका प्रभुत्व समाप्त होता चला जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के प्रभाव से समाज सुधारकों और निम्न जातियों ने उन धर्म ग्रंथों का विरोध करना शुरू कर दिया जो सामाजिक समानता के विरुद्ध थे। कुछ ऐसे भी धार्मिक ग्रंथ थे जो सामाजिक समानता के विरुद्ध थे, उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। जब वे शिक्षित हुए, ये जान गए कि ये वाह आडंबर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह सर्वशक्तिमान एक ही ईश्वर है। और दूसरी नंबर बात, विज्ञान पे जब लोग भरोसा करने लगे तो इनका प्रभुत्व अपने आप समाप्त होता चला गया। अगला है नए सामाजिक अधिनियम। पांचवा,
नए सामाजिक अधिनियम। नए सामाजिक अधिनियम में भी जाति व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध सिद्ध हुई। कहने का मतलब ये जो नया सामाजिक अधिनियम बनाया गया यह भी जो है कारगर सिद्ध हुआ है और नए सामाजिक अधिनियमों के द्वारा अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह को सही माना गया और इनके द्वारा विवाह विच्छेद या विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के साथ ही बहुपत्नी तथा बाल विवाह पर नियंत्रण लगा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो नए सामाजिक अधिनियम बनाए गए उसके द्वारा उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग से या निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग से जो विवाह करता था उसे इस सामाजिक अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, सही मान लिया गया। और विवाह विच्छेद जिसे आप कहते हैं संबंध तोड़ना और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने क्या कहा, सही है कि इसे किया जाए। विधवा पुनर्विवाह विच्छेद और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के साथ ही बहुपत्नी विवाह, कई लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे, बाल विवाह करा देते थे, बच्चों की कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। इसे जो है क्या हुआ, ये नए सामाजिक अधिनियम के द्वारा उसे गलत माना गया, अवैध ठहराया गया। अगला है संयुक्त परिवारों तथा जात पंचायतों का विघटन। संयुक्त परिवारों तथा जाति पंचायतों का विघटन। इसमें व्यक्ति को जीवन के आरंभ से ही जात के नियमों का पालन करने की शिक्षा मिलना बंद हो गई। इसमें जो है संयुक्त परिवारों तथा जात पंचायतों का जो विघटन हुआ, इसमें जो व्यक्ति को माने जन्म से ही जो शिक्षा मिलती थी वह शिक्षा देना बंद कर दिया गया। अगला है महिला जागरूकता। लास्ट पॉइंट, महिला जागरूकता। महिला जागरूकता। इस अधिनियम के द्वारा भी उन सभी नियमों का स्त्रियों ने विरोध करना आरंभ कर दिया जिनके द्वारा उन्हें परिवार और समाज में सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये जो महिला जागरूकता अधिनियम लगाया गया, इसके द्वारा उन सभी का महिलाओं ने विरोध किया जिनके द्वारा ये जो है उन पर पाबंदियां लगाई गई थी। अगला आता है आपका सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन, या यूं कह लें 8वां नंबर सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन। इसमें सुधार आंदोलन भी जातीय भेदभावों को दूर करने में प्रभावपूर्ण सिद्ध होने लगा। इनमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन तथा बहुत सी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं थी जिनकी भूमिका इस ऊंच नीच जात व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अहम भूमिका निभाने का कार्य करती। इसके बाद हम पढ़ेंगे जात व्यवस्था में
जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन, इसमें जो वर्तमान परिवर्तन हुआ उसमें पहला जो परिवर्तन है वह है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। पहला पॉइंट है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। आज अधिकांश व्यक्ति जाति को एक अलौकिक संस्थान नहीं मानते। इसके फलस्वरूप ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरी जातियां ब्राह्मणों की स्थिति को सर्वोच्च नहीं मानती। दक्षिण भारत तथा देश के अनेक दूसरे हिस्सों में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से ब्राह्मण जातियों का संगठित रूप से विरोध किया जाने लगा। स्वयं ब्राह्मण जातियां भी अब सामान्य सेवा जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, प्रबंध और श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन उत्पन्न करने का या उपार्जित करने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये विभिन्न कर्मकांडों में, पूजा पाठों में रहकर संलिप्त होकर ये अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, आज यही वर्ग जो है विभिन्न उद्योगों में या कृषि कार्यों में या यूँ कह लें स्वयं के व्यापार में जो है अपनी मेहनत करके अपने जीविकोपार्जन का कार्य करते हैं। अगला आता है जातिगत संस्तरण में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट है जातिगत संस्तरण। संस्तरण में परिवर्तन। अगली पॉइंट आती है जातिगत संस्तरण में परिवर्तन। सामाजिक व्यवस्था में एक अकुशल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय की तुलना में अनुसूचित जात के कुशल और योग्य व्यक्ति को अधिक ऊंचा स्थान मिलने लगा है। इस प्रकार जाति व्यवस्था की परंपरागत संरचनाएं पूरी तरह टूट गई हैं। अगला है खान पान के प्रतिबंधों में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट खान पान के प्रतिबंधों में परिवर्तन। खान पान के प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में संबंधित खान पान और पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित नियम लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। यात्रा के दौरान निम्न जातियों द्वारा बनाए गए पदार्थों को खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मांसाहारी भोजन का प्रचलन बढ़ा है तथा पीने के पानी संबंधी सभी प्रतिबंध पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। सीधा सा उदाहरण है, आज किसी के यहाँ यदि कोई प्रोग्राम होता है, कोई उत्सव कार्य होता है, उसमें विभिन्न जातियों के लोग एक साथ जाकर भोजन करते हैं। यह जो है खान पान के प्रतिबंध को दिखाता है, नकारता है यह व्यवस्था कि यहाँ पर कोई खान पान का प्रतिबंध नहीं है, सभी लोग समान हैं और सभी समान रूप से भोजन कर रहे हैं। अगला है व्यवसाय में चुनाव, व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता।
व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। आज कोई भी व्यक्ति अपनी जात के लिए निर्धारित आनुवांशिक व्यवसाय करना अच्छा नहीं समझता या आवश्यक नहीं समझता। नगरों में सभी व्यवसाय सभी जातियों के लोगों द्वारा किए जाते हैं और निम्न जातियों के बहुत से व्यक्ति प्रशासन और शिक्षा के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। इससे यह लगता है कि व्यवसाय चुनाव में सभी स्वतंत्र हैं। कोई अपने जातिगत व्यवसाय को भी कर सकता है और जातिगत व्यवसाय से हटकर भी व्यवसाय कर सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला था विवाह संबंधी नियमों में परिवर्तन। पहले व्यक्ति अपनी ही जात में विवाह करता था, अर्थात अंतर्जातीय विवाह का सबसे प्रमुख नियम था कि व्यक्ति को अपनी ही जात में विवाह करना पड़ा। लेकिन आज अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि हुई और विधवा विवाह पुनर्विवाह का प्रचलन बढ़ गया। विधवा विवाह वैदिक काल में जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो उसे दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। वह विधवा विवाह, वह उस विधवा स्त्री का विवाह पुनर्विवाह हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं। और अंतर्विवाह पहले था कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जात अपनी ही धर्म के लोगों के साथ विवाह करते थे, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं है। विवाह संबंधी नियमों में परिवर्तन किया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण या जात की दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है। अंत में आता है जात तथा वर्ग में अंतर। जाति तथा वर्ग में अंतर। जात तथा वर्ग में अंतर। इसमें जात की सदस्यता जन्म पर आधारित है। यदि हम अंतर लिख दें तो जात में पहली विशेषता होगी कि जात की सदस्यता, एक तरफ हम जात लिखेंगे और दूसरी तरफ वर्ग लिखेंगे, वर्ग। और जात की पहली विशेषता है कि जात की सदस्यता जन्म पर आधारित है, लेकिन वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उसकी आर्थिक सबलता, उपलब्धियों और सामाजिक परिस्थिति से होता है। ये इस व्यवस्था में जो है वर्ग में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी आर्थिक उपलब्धता या सफलता का है, सामाजिक परिस्थिति के द्वारा चुना जाता है कि किस वर्ग का है। और लेकिन जात में जात की जो है विशेषता यह है कि जात की सदस्यता जन्म पर आधारित है। नंबर 2, जात व्यवस्था में पेशे का चुनाव जन्म के आधार पर होता है, और जबकि वर्ग में परंपरागत पेशे का अधिक महत्व नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार या रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुनाव कर सकता है। अगला पॉइंट, जात व्यवस्था के अनुसार किसी जाति की सदस्यता एक बार मिल जाने के बाद उसे जीवन भर बदला नहीं जा सकता। अर्थात व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत
उसी जाति का सदस्य रहता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जबकि वर्ग में की सदस्यता को धन और योग्यता के अनुसार व्यक्ति बदल सकता है। धन और योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है, लेकिन जात में ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा है, विभिन्न वर्गों के बीच में विवाह, खान पान तथा सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में कुछ दूरी पाई जाती है, लेकिन यह दूरी जाति व्यवस्था के समान किन्हीं निश्चित नियमों पर आधारित नहीं होती। अगला, जात के नियम परंपरा से संबंधित होते हैं और इसलिए उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि वर्ग के नियम समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। अगला पॉइंट, विभिन्न जातियां सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं, लेकिन उनमें कोई संघर्ष होना आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर वर्गों के बीच कोई सांस्कृतिक भिन्नता नहीं होती और उनके बीच सदैव प्रतियोगिता और संघर्ष होते रहते हैं। अंतिम पॉइंट हम यह कह सकते हैं, जातियों की संरचना। जात में हम यह कह सकते हैं कि जातियों की संरचना में ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्करण होता है तथा प्रत्येक जाति को अपने से ऊंची जात की श्रेष्ठता को स्वीकार करना आवश्यक है। जबकि वर्ग में आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभाजन होता है, लेकिन कार्य तथा महत्व के आधार पर किसी भी वर्ग को दूसरे से उच्च अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता।